हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर पब्लिकेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो एज ऑल यू नो कि डेली आपके लिए स्टैटिक की क्लास में लेकर आती हूँ और ये हमारी उसी सीरीज़ का आपका 19th नंबर ऑफ लेक्चर है। ऑलरेडी आपके 18 लेक्चर आ गए हैं और आई एम होपिंग कि आप सब ने वो सारे लेक्चर देखे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ गवर्नमेंट जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, योजना, उनके बारे में बात करी थी और हमने अपनी किताब के, इसी किताब के शिवास्त के 50 क्वेश्चन इस टॉपिक के कर लिए थे। 50 के बाद आपके बचते थे, 54 बचे थे। तो उनको हम आज की क्लास में पूरा करने की देखते हैं, कोशिश करेंगे, वैसे सारे ही पूरे कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो एज ऑल यू नो कि ये सारे टॉपिक, जो बच्चे नए हों, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो वो एक बार ही जान लीजिए कि स्टैटिक जो आपका सब्जेक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसका योगदान है, आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा 1 आध साल से थोड़ा-सा कम वेटेज है, लेकिन आप उस पे मत जाइए कभी। अभी तो वैसे ही एडीक्यूटी आने के बाद आपका नया पैटर्न आया ही है, तो कब क्या बदल जाए तो वो सब मत देखिए। ठीक है, तो जितना सिलेबस है, आपका काम है उसको ईमानदारी से पढ़ना। तो कला एवं संस्कृति की बात करें, इसमें सारे टॉपिक्स हमारे हो गए, मेले, उत्सव, ये भी हम कर चुके हैं। है ना? तो हम जो है पुस्तक लेखक, खेल, पुरस्कार, सम्मान, यहाँ तक कर लिए। अभी हम चल रहे हैं आपके महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएँ। आने वाले टॉपिक आपको थोड़े ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन वो ज़्यादा उतना नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे-छोटे टॉपिक है, ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है आपके। ठीक है? तो आज हम पार्ट 2 करेंगे आपका महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएँ और मिशन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितने न्यूनतम दिनों की गारंटी शुदा मजदूरी रोजगार ऐसे प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाता है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मजदूरी को काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। मैंने बताया था कि हमारा जो है, आपके पास राइट टू वर्क भी है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, नहीं तो आप सब सरकार के पास कोई बेरोजगार बचेगा ही नहीं। तो हमारी जो सरकार है, वो आपको मिनिमम 100 दिन के लिए क्या है, रोज़गार देने का वादा करती है कि व्यक्तियों को 100 दिन का रोज़गार तो आपको मिलेगा ही मनरेगा के तहत। ठीक है? तो मिनिमम कितने दिन के लिए? 100 दिन के लिए, और स्वेच्छा से ऑब्वियसली। और कितने कितने किलोमीटर थे? 5 किलोमीटर था ना? कि जहाँ आप रहते हैं, जो गाँव है आपका, जहाँ भी है, जो शहर है, ठीक है? वहाँ पे आपके 5 किलोमीटर के भीतर ही आपको कोई काम मिलेगा, 5 किलोमीटर के भीतर। है ना? ठीक है, जैसे कोई भी काम हो सकता है, कहीं सड़क बन रही है, कहीं खुदाई चल रही है, कहीं नहर खुद रही, कोई भी काम हो सकता है, वो आपको मिलेगा। आप वहाँ पे जाके काम करिए और क्या है, अपना पैसा लीजिए पर डे के हिसाब से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रो एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? ये भी हम वैसे कल देख चुके हैं कि आपका 2005 में ये जो है हमारा पारित किया गया था। कब? 2005 में आपका पारित किया गया था। अगला देखते हैं, भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को किस वर्ष पारित किया था? सेम क्वेश्चन, कब किया था? आपका 2005 में किया था। ठीक है, तो ये वो आपकी स्कीम्स है, मैंने कल भी बताया था, फिर बता रही हूँ कि ये गवर्नमेंट की स्कीम्स वो हैं, योजनाएँ वो हैं जो आपकी कभी भी, मतलब इनकी रेलेवेंसी कभी ख़त्म नहीं होती कि आप कितना पुरानी है, क्या है, तो उस वो मैटर नहीं करता। अन्यथा क्या होता है कि आपके करंट अफ़ेयर में जो साल दर साल हमारी जो सरकार है, राज्य की हो या केंद्र की जो सरकार है, आपकी योजनाएँ लेकर आती है, उनको तो आपको ध्यान में ही रखना है स्पेशली। बट उसके साथ ये भी देखनी है, क्योंकि इनकी रेलेवेंसी कभी खत्म नहीं होगी, कभी भी क्वेश्चन वो पूछ लेगा, इतनी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो पहला मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जाना जाता है, इसको पहली बार किस वर्ष में लागू किया गया था? तो लागू भी किया गया था या आया गया था, कुछ भी बोल दे, वो आंसर 2005 ही रहेगा। अब ये नहीं है कि 2005 में तो आया था लागू, लागू भी सेम ईयर में हमारा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पीएम स्वनिधि योजना 2020 भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा संचालित की गई थी? तो पीएम स्वनिधि योजना, जिसके तहत क्या है कि जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, आप पास देखते हो ना, रेडी वाला, ये सारे लोग, तो जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको मतलब आप लोन एक तरीके से प्रोवाइड करोगे, बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट रेट के साथ। तो ये जो है आपकी किसके द्वारा, ये हमारी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऐसे याद रख लो। ठीक, काम अगर याद है इसका, कि स्ट्रीट वेंडर्स मोस्टली कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, बताओ? अर्बन एरिया में, गाँव में कहाँ इतने स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं? ठीक है, गाँव के लोग तो खेती ज़्यादा करते हैं, तो वैसे मिनिस्ट्री याद रख लेना, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर।
ठीक है? तो पीएम स्वनिधि योजना 2020 की शुरुआत 1 जून 2020 को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य अब देखो, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं ना, उनको किफ़ायती ऋण देकर उनकी आजीविका को फिर से शुरू करने में मदद करना है। ठीक है? और इसके अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए के संपार्श्वित मुक्त कार्यशील पूँजी, मतलब बिना किसी कोलेटरल के, ठीक है? जब जब आप किसी से पैसा लेने जाते हो तो कुछ तो अपना गिरवी रखना पड़ता है ना, तो अब इन बेचारों के पास क्या है गिरवी रखने के लिए, ठीक है? तो बिद कोलेटरल फ्री आपको लोन दिया जाता है, ठीक है? कितना? 10,000 रुपए तक का, और उसके बाद क्या है 7% का सिर्फ़ आपको 7% ब्याज सब्सिडी के साथ होगा, और साथ ही 20,000 रुपए से 50,000 रुपए के दृ ऋण भी इसके अंदर दिए जाते हैं। ठीक है? तो याद रखिएगा। और ये मेनली जब हमारा कोरोना काल आया था, बेचारे स्ट्रीट वेंडर जो अपना रेहड़ी, ठेली लगा-लगा के बेचा करते थे, उनका कहीं न कहीं आजीविका एकदम से ख़त्म हो गया था। तो उनको भी एक तरीके का मतलब उन मदद करने के लिए सरकार ने कि दोबारा से वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, इसलिए इस योजना को लेकर आए थे हम। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय डिजिटल संचार निधि यानी कि नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी कब शुरू की गई थी? तो हम अगर बात करें नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी की, तो ये आपकी 2018 में शुरू की गई थी। कब? 2018 में इसको शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य वही है, बड़ी-बड़ी बातें, सर्वव्यापी, लचीली, सुरक्षित, सुलभ और किफ़ायती डिजिटल संचार संरचना की स्थापना के माध्यम से नागरिकों और उद्यमों की सूचना और संचार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। बेसिकली मेन इसका फोकस है कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है। कम्युनिकेशन कैसा हो? हमारा सीमलेस हो, ईज़ी हो, ठीक है? कम्युनिकेशन में सुधार करना था। इस नीति से देश भर में दूर संचार सेवाओं की कवरेज और सामर्थ्य में वृद्धि हुई है, और साथ ही ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क मार्च 2018 में, जो कि केबल कितना था 17 पॉइंट ऑप्टिकल केबल जो जाते हैं हमारे नीचे से, ठीक है? तो इसने ऑप्टिकल केबल्स भी लगाए हैं। जब ऑप्टिकल केबल ज़्यादा जगहों पे लगेंगे तभी तो आपस में जोड़ पाएंगे, और जब जुड़ जाएंगे तो फिर क्या है कि जो आपकी कम्युनिकेशन है, जो कम्युनिकेशन गैप है, वो हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक, तो 17.5 लाख किलोमीटर था, जो बढ़कर अब अक्टूबर 2024 तक का ये डेटा है, उसमें आपका 41.9 लाख किलोमीटर हो गया है। इतना हमने ऑप्टिकल फाइबर्स को और ज़्यादा लगा दिया है। समझो डबल से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं, 2000 से लेके 2001 में पेश किए गए किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। अच्छा, मतलब एक कार्यक्रम है जो हमारा क्या क्या करता है, जो कि जो आपके ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहाँ पर टर्म भी देखना, ग्रामीण क्षेत्रों में ये कार्यक्रम क्या करेगा कि आवास देगा, पानी देगा पीने का, साथ ही आपकी जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिकता शिक्षा है, उसको सुनिश्चित करेगा। साथ ही हमारी जो आपकी बुनियादी सेवा है, सॉरी स्वास्थ्य सेवा है, उसको भी सुनिश्चित करेगा। तो ये योजना इतनी सारे काम करने के लिए हमारी एक योजना है जिसका नाम है आपका प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। क्या नाम है इसका? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ग्राम के अंदर सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, वहाँ के रहने वाले लोगों को पानी भी मिल सके, उनको स्वास्थ्य भी मिल सके, उनको शिक्षा भी मिल सके, और साथ ही रहने की जगह भी मिल सके। ठीक है? तो क्या ग्राम उदय की प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की देखरेख योजना आयोग के द्वारा तथा प्रबंधन की बात करें हम, तो प्रबंधन आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसका किया जाता है। ठीक है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है एक, वो तो आपको पता होगा 2000 में स्टार्ट हुई थी ये, नहीं पता है तो बता देते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत क्या है, रोडों को बनवाना था गाँव में। ठीक है? रोड गाँव में आज भी कई जगहों पे बहुत खराब रास्ते हैं। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में असंबद्ध गाँव को एक अच्छी सड़क द्वारा संपर्क प्रदान करने की, गाँव आपस में जुड़े, और उसके लिए हम सड़क बनाएँगे। सड़क होगा तो आपका क्या है 2 मिनट में जा सकते हो आप अपनी साइकिल लेके, नहीं ऐसी गंदी-गंदी सड़कें हैं, खेतों में होके जा रहे हो तो वो क्या है, उससे आपके संचार में बाधा आती है, संपर्क में बाधा। प्रधानमंत्री आवासीय व्यय वंदन योजना, ये क्या है? ये आपका एक प्रकार की पेंशन योजना है। ये पेंशन मुहैया कराती है आपको, और 2017 में इसको शुरू किया गया था। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी, ठीक है? क्या हमारा एलआईसी जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी,
इसके द्वारा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई गई थी। 60 साल से ऊपर जब व्यक्ति हो जाता है तभी तो उसको ज़रूरत पड़ती है पेंशन-वेंशन दे। अब हड्डियाँ-वड्डियाँ पैरों की काम नहीं कर रही हैं, है ना? तो कमा नहीं सकते। बट आजकल के टाइम में अभी से लोगों के शरीर गिरने लगे हैं, खान-पीन अच्छा नहीं है, हड्डियों में दर्द 25 के बाद शुरू। मेरे तो भाई 25 के बाद से हड्डियों में दर्द ऐसा लग रहा है अब तो बस गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। क्या किसान सम्मान निधि, इसके बारे में हम कल बात कर चुके थे ऑलरेडी। 6,000 रुपए मिलते हैं 3 किश्तों में, 2-2 2,000। ठीक है, और ये जमीन बताना कितने हेक्टेयर, कितने एकड़। ठीक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2018-19 में भारत सरकार द्वारा उसके लिए शिक्षा क्षेत्र के लिए पेश किए गए अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम। अच्छा, 2018 और 19 में भारत सरकार द्वारा मतलब एक वो लेकर आया गया था प्रोग्राम। उस प्रोग्राम का नाम क्या है और इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था कि स्कूली शिक्षा जो है बच्चों के लिए दी जाए। उस पे जोर देना है, उस पे ध्यान देना है। ठीक है, अब इसमें स्कूल के से ही रिलेटेड है सारे। शिक्षा का अधिकार नहीं, ये तो राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, ये नहीं आएगा हमारा। तो वो है आपका समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा को 2018 और 19 के बजट में लेकर आया गया था, जिसका क्या उद्देश्य था? प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराना। ठीक है, स्कूली शिक्षा। सर्व विद्या अभियान नहीं, ये नहीं है हमारा, ये तो बहुत पुराना है। ठीक है, नेशनल हायर एजुकेशन कैंपेन ये भी नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान है और जिसकी शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी। इसका उद्देश्य प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तक सभी बच्चों को सभी बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाना है कि जो आपकी एजुकेशन है वो हम क्वालिटी एजुकेशन उनको दे पाएँ। इसका मेन मकसद ये है। प्राइमरी लेवल पे भी और आपके क्या माध्यमिक लेवल पे भी। इस योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल बोर्ड जैसी सुविधाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, मतलब क्या होगा, आपको स्मार्ट क्लासरूम बनाएँगे क्योंकि आपको पता है कि हमारा अभी आज के टाइम में इंटरनेट हो गया, ये सारी चीज़ें, ये तो फिर भी 2018 की बात है। तो मतलब जो बच्चे हैं गाँव के, देहात के बच्चे, तो उनको भी ये सारी सुविधाएँ मिल सकें, स्मार्ट तरीके से वो अपनी पढ़ाई कर सकें, डिजिटल बोर्ड हो, ये सारी सुविधाएँ। लेकिन वही चीज़ है, बहुत स्कूलों में पता है आज क्या है कि डिजिटल बोर्ड है लेकिन वहाँ वाईफ़ाई नहीं है, चलता ही नहीं है, टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता, उसको यूज़ कैसे करना है ये नहीं आता। वही मैंने बताया, योजना बना देना बहुत अच्छी बात है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कितने अच्छे तरीके से हो पा रहा है वो अलग चीज़ है, नहीं तो पड़ी रहती हैं चीज़ें। तो इतने स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे डिजिटल बोर्ड वगैरह ये सारी सुविधाएं, ना टीचर को पढ़ाना आता है कैसे पढ़ाया जाएगा और ना ही वहाँ पे कुछ इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है। अच्छी वाईफाई चाहिए भाई, स्मार्ट बोर्ड वगैरह चलाना है तो। ठीक, तो बस इतना याद रख लो। समग्र शिक्षा अभियान के तहत क्या किया था कि हमने शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पे, और आपको स्मार्ट लैब बनाई जाएँगी, डिजिटल बोर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें हम क्या है प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के लिए सर्वोत्तम विकल्प का निरूपण करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एकीकृत बाल विकास सेवा, ओके, एकीकृत बाल विकास सेवा की बात करें तो ये इसका काम क्या है, ये हमारा क्या पोषण समर्थन करता है, क्या न्यूट्रिशनल सपोर्ट। ठीक है, क्या न्यूट्रिशनल सपोर्ट, और ये जो है हमारा बहुत पुराना है। ये किसके द्वारा, आईसीडीएस के द्वारा इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी। यानी कि 50 साल पुरानी ये आपकी योजना स्कीम है। ठीक है, और 6 वर्ष से कम के जो उम्र के बच्चे हैं उनको और सॉरी 6 हाँ, सॉरी बच्चों को भी 6 वर्ष से उम्र के कम के, और साथ ही उनकी माताओं को भोजन, पूर्व स्कूल शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल करना है इसके तहत। ठीक है। एकीकृत बाल विकास सेवा का लक्ष्य बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण, समर्थन और विकास की ज़रूरतों को पूरा करना है। आपने गाँव में देखा होगा, है ना? आंगनवाड़ी जो होती हैं, ठीक? तो मतलब बहुत सारा सामान आता है जो महिलाएँ गाँव में प्रेग्नेंट होती हैं, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे उनके लिए बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। जैसे मिल्क वगैरह हो गया, घी वगैरह, ये सारी चीज़ें। लेकिन मतलब ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो दी दी ही जाती हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादातर जो लोग वहाँ काम करते हैं उन्हीं के द्वारा होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और भी है कि मिल्क आ रहा है, घी आ रहा है, ये सारी चीज़ें तो पता है वो स्कूल वाले क्या करते हैं कि 1 ग्लास दूध पीने रोज़ आओ, कोई नहीं जाने वाला भाई कि दूध पीने इतनी दूर चल के वहाँ पे स्कूल में जाएगा।
ठीक। तो और दाल वगैरह आती हैं, चने की दाल अभी बहुत आती है, बेसन है, मेरे भी नोन में रिलेटिव हैं एक, तो मुझे पता है। ठीक, तो वो ज़्यादा लोग लेना भी नहीं चाहते हैं इसके तहत। ठीक, तो क्या है मतलब कि पोषण देना है उनको, मेन मकसद ये है। और इसी के तहत क्या है, बहुत सारी चीज़ें उनको देंगे, ड्राई फ्रूट्स हो गया, दलिया हो गया, ये सारी चीज़ें। यह विश्व की सबसे बड़ी समुदाय आधारित योजनाओं में से एक है। केंद्र सरकार इस योजना के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है, मतलब 100% जो फंडिंग है, पैसा है, वो पूरा का पूरा हमारी केंद्र की सरकार से आएगा। ठीक है? तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट कौन? आपका एकीकृत बाल विकास सेवा, ICDS। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में हरित क्रांति की अवधि के दौरान बाल पोषण केंद्रित योजना, एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू की गई थी? अभी जस्ट देखा हमने, 1975 में पूरी शुरू की गई थी। इस साल तो और याद रख लेना, क्योंकि इसके हमारे 50 साल कंप्लीट हो रहे हैं। कितने? 50 साल। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बागवानी फसलों के लिए किसानों द्वारा अधिकतम प्रीमियम होगा। अधिकतम अलग अलग कैसे? ठीक है, तो अधिकतम प्रीमियम कितना होगा? अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द मैक्सिमम प्रीमियम टू बी पेड बाय फार्मर्स फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप। तो अधिकतम प्रीमियम की बात करें तो ये हमारा 5% होता है। कितना? 5% होगा, और बागवानी फसलों के लिए। ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप समझ आती है? हॉर्टिकल्चर, ये आप फसल सब्जियां वगैरह जो उगाते हो, ये सारी बागवानी के अंदर आती है हमारी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये आपकी 2016 में की गई थी। तारीख भी देख लेना, 13 जनवरी। हमारे प्रधानमंत्री ने ही की गई थी, जैसा नाम है तो मोस्टली आपके प्रधानमंत्री। जब भी देखो आपको याद करना ना हो कि किस स्कीम को की शुरुआत किसने की, तो सारे याद करना बहुत मुश्किल है। प्रधानमंत्री ने जो की है सो तो की है। आप उनको याद कर लो जो उनके अलावा किसी और ने की है, क्योंकि मोस्टली स्कीम्स की शुरुआत प्रधानमंत्री ने ही की होती है। तो जो आपकी रिमेनिंग है, आप उनके नाम याद कर लो बस, तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, इस योजना का प्रशासन भारत सरकार के किसी एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बागवानी तथा वाणिज्य फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम कितना होगा? 5% होगा। ठीक है, कितना प्रीमियम? 5%। योजना के तहत ये बस डिजिट याद कर लो। योजना के तहत किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% का प्रीमियम देना होता है। खरीफ फसल और हमारी रबी फसल। ठीक है, और एक हमारी होती है ज़ैद फसल। अब तीनों का आप मुझे मंथ लिख के बताओगे। ठीक है, खरीफ फसल का भी किस मंथ में ये उगाई जाती है, और विद एक एग्जाम्पल साथ ही रबी फसल किस मंथ में, ये आपका ज्योग्राफी का पार्ट है वैसे, किस मंथ में उगाई जाती है, और साथ ही इसका एक एग्जाम्पल, साथ ही हमारी जैद की जो फसल होती है, ठीक है, तो वो आपकी किस मंथ में आती है, और साथ ही उसका कोई एक एग्जाम्पल। जैद फसल के बहुत एग्जाम्पल है, तुम्हारे फेवरेट, बहुत खाते हो जब गर्मियों का टाइम आता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी की फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम कितना होगा? अभी देखा हमने रबी खरीफ के लिए और रबी के लिए, तो रबी की बात करें 1.5% था। कितना प्रीमियम? 1.5% पैसा, 1.5% प्रीमियम। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर वार्षिक वाणिज्य फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम कितना होगा? तो 5%। अब देखो ये डिजिट बार बार पूछ रहा है वो। नेक्स्ट है, यूपीआई के लिए मार्गदर्शी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इन विच ईयर वाज अ गाइडेंस प्रोजेक्ट फॉर यूपीआई स्टार्टिंग। हम सब लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं कहीं भी। आजकल लोग कैश तो लेके चलते ही नहीं है मोस्टली लोग, तो क्या है, फोन निकालेंगे, आप यूपीआई करोगे। ठीक है, तो यूपीआई की गाइडलाइंस के लिए मतलब स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट, वो आपका 2016 में, जब यूपीआई आपका आया आया था। इतनी लोगों को समझ भी नहीं थी कैसे चलाना है, क्या करना है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो यूपीआई क्या है? यूपीआई का पूरा नाम है हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और ये एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। रियल टाइम मतलब कि जैसे ही आपने पेमेंट करा, तुरंत सामने वाले के फोन में पहुंच गया, ऐसा नहीं 4 दिन बाद जा रहा है, मतलब सेम टाइम पे। ठीक है, करा इधर से उधर पहुंचा। सिस्टम जिसके जरिए मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आपके क्या है, पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। मोबाइल में आपका यूपीआई ऐप होना चाहिए, और जाके आप किसी को भी पैसे भेज सकते हो, मंगा सकते हो।
और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने इसे डिज़ाइन और लॉन्च किया है, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, एनपीसीआई जो है उसने इसकी डिज़ाइन भी किया है और लॉन्चिंग का काम भी हमारा एनपीसीआई के द्वारा ही किया गया है। यूपीआई आईडी ऑनलाइन लेन-देन और पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का काम करता है। सबकी यूपीआई आईडी होती है ना ऐसे करके करके, ठीक है? आपके आगे ये नंबर होगा, फिर YBL पीछे लिखा होगा, ऐसे करके। तो ये जो है यूपीआई आईडी क्या है? एक तरीके की आईडी है, इंटरफ़ेस है, जाके अगर इस पे सेम डाल के पेमेंट करेंगे तो आपके पास सीधा आएगा। ठीक है? यूपीआई आईडी गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम जैसे एप्लीकेशन पर बनाया, बदला और हटाया जा सकता है। बदल लो, चेंज कर लो, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहकार प्रज्ञा पहल को कौन सा मंत्रालय नियंत्रित करता है? यानी कि सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ, हाँ जी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा इसको क्या है, नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, देख लेते हैं ये क्या है। ये हमारा ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक सहकारी समितियां क्या, कल तो बताया था सहकारी समितियां क्या होती है। मैं किसानों को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी द्वारा प्रशिक्षण देने के लिए 24 नवंबर 2020 को इसको शुरू किया गया था। सहकार प्रज्ञा पहल की शुरुआत की गई थी। ठीक है, 2020 को आपका सहकार प्रज्ञा पहल की शुरुआत की गई थी। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो हमारा है क्या, आत्मनिर्भर भारत क्या है, हम जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान का ये एक हिस्सा है और इसका लक्ष्य है देश के किसानों को प्रशिक्षित करना, कृषि और सहकारिता से उनके संबंध के ज्ञान को बढ़ाना है और जागरूक और स्वतंत्र बनाना है। बेसिकली जो हमारे देश के किसान हैं उनके अंदर अवेयरनेस लानी है, उनको जागरूक बनाना है, शिक्षित बनाना है, कब कौन सी फसल में क्या इस्तेमाल करोगे, कब पानी देना है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसके तहत हमारा यही किया जाता है। तो क्या-क्या याद रखना है हमारा? सहकार प्रज्ञा कब शुरू की गई थी? 24 नवंबर 2020 को शुरू की गई थी और किसके द्वारा? आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और हमारा फार्मर वेलफेयर। बेसिकली क्या है ये, इसका उद्देश्य है किसानों को प्रशिक्षित करना है, उनको क्या है, उनके अंदर अवेयरनेस को डेवलप करना है, ठीक है? और साथ ही उनको जागरूक बनाना है और स्वतंत्र बनाना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 के तहत अधिकतम कितनी राशि का ऋण लिया जा सकता है? ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, हाँ, इसके तहत मैक्सिमम जो लोन है वो आपका 10 लाख है। ठीक है, मैक्सिमम लोन, और ये योजना आपकी 2015 में शुरू की गई थी। ये भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू की थी और इसका आपका उद्देश्य है लोगों को लोन प्रोवाइड करना और मैक्सिमम आप 10 लाख तक का लोन ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय समावेशन का प्रमुख पहलू छोटे व्यवसायों के लिए ऋण प्रवाह को सक्षम बनाना है। केंद्रीय बजट 15-16 की बात करें, इसमें घोषणा के अनुसरण में माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी यानी कि मुद्रा, मुद्रा लोन्स सबने सुना होगा, तो मुद्रा नाम है इसका, ये थोड़ा आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा। इसकी स्थापना की गई थी जिसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी योजना लागू की गई थी? ठीक है, तो मुद्रा की बात करें तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यही हमारी योजना लेकर आई गई थी और ये क्या है, ये भी योजना आपकी ऋण प्रोवाइड करवाती है, इंटरेस्ट देती है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? हमारी 2015-16 में। ठीक है, 2000 हमारा 15। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2015 में इसको शुरू की गई थी और ये क्या करती है, सूक्ष्म उद्योगों को सशक्त बनाती है कि जो हमारे सूक्ष्म उद्योग हैं वो क्या है, उनको पैसा देंगे हम ताकि पैसा वो अपने बिजनेस को और आगे डेवलप कर सकें। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 के तहत अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ही आप इससे क्या है ब्याज सॉरी पैसा ले सकते हो। महत्वाकांक्षी उद्यमियों को देखते हुए वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट में मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर अभी 20 लाख करने की घोषणा की है। ठीक है, तो अब याद रखना कितना, 20 लाख करने की घोषणा कर दी गई है। मुद्रा योजना की अब 4 श्रेणियाँ हैं जिसमें शिशु, शिशु मतलब बहुत बच्चा, तो उसमें 50,000 तक का लोन मिलता है। किशोर में आपको 5 लाख तक का मिलेगा। साथ ही तरुण में आपको 10 लाख तक का और तरुण प्लस में अब आपको 20 लाख तक का लोन दिया जाएगा। ठीक है, तो अब जो है हमारी 4 कैटेगरी हो गई हैं, तो अब जो है मैक्सिमम लोन आपको 20 लाख तक मिल सकता है।
नेक्स्ट है प्राथमिक, माध्यमिक और आपके तृतीयक देखभाल सेवाओं पर ध्यान देने के लिए देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, तो ये स्वास्थ्य देखभाल की बात कर रहा है, देखभाल की। ठीक है, तो इसके स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी योजना की बात करें तो हमारी है पीएम अभिम। ठीक है, ये योजना है। ओके। आयुष्मान वाला सुना, आयुष्मान तो सुना होगा, तो ये हमारा उसी का आपका शॉर्ट फॉर्म है, ऐसे याद रखना। पीएम अभिम का पूर्ण रूप है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ठीक है, अब सबको आयुष्मान आयुष्मान पता होगा, शॉर्ट फॉर्म नहीं पता होगी, तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। 1 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो 1 फरवरी 2021 को आयुष्मान भारत, इसमें भी क्या है, ये क्या है कि आपको जो है, अगर आपको कोई इलाज होना है, कुछ होना है, तो ये आयुष्मान कार्ड्स बनते हैं। तो उस कार्ड्स को जाके आप जो है इलाज अपना करवा सकते हो। और इसमें भी आपको क्या है, हाँ, इसमें भी आपकी फैमिली के मैक्सिमम शायद 5 पीपल शामिल होते हैं, ठीक है? और जो मैक्सिमम अमाउंट की बात करूँ तो वो 5 लाख तक है। ठीक है, अब 5 लाख में यहाँ पे ये भी याद रखना कि 5 लाख है, लेकिन 5 लाख पर व्यक्ति नहीं है, ये भी हमारा 5 लाख पर पर्सन है। ठीक है, एक बार इसको और वेरीफाई कर लेना, मुझे जितना याद आ रहा है 5 लाख ही है। ठीक है, 5 लाख पर फैमिली नहीं है, 5 लाख पर पर्सन। और ये यूपी पीसीएस ने 2-3 साल पहले सवाल पूछा था, और जिसको बहुत लोग गलत करके आए थे, वही पर पर्सन हम लगा दिए थे, और लेकिन पर फैमिली होता है। नेक्स्ट है आपका 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अमृत अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन की प्राथमिकता क्षेत्र क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका काम क्या है? इसका हमारा काम है आपका वाटर सप्लाई आफ्टर सीवेज, यानी कि सीवेज के बाद जल पूर्ति, इसका ये आपका काम है। ठीक है, वाटर सप्लाई, बेसिकली वाटर सप्लाई से ये आपका रिलेटेड है। अमृत मिशन के तहत शहरी परिवर्तन के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे का विकास किया जाता है। इसके लिए मजबूत सीवेज नेटवर्क और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना, कि आपका जो है सीवेज प्रॉपर होना चाहिए, कहीं भी पानी ऐसे नहीं बहना चाहिए, और साथ ही आपको जो है पानी जो है पीने का पानी हो गया, इस्तेमाल करने का पानी, वो आपको मुहैया करवाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि शहरों में बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत होती है, पानी प्रॉपर नहीं मिल पाता है। तो इस मिशन के रहता है कि जितने लोग हैं उनको शहर शहर में, बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, शहरों में सीवेज प्रॉपर रहेगा। ठीक है, सीवेज की कहीं भी पानी, नाले गंदी है, नालियाँ गंदी हैं, ये सारी चीज़ें नहीं, और साथ ही आपको जो है प्रॉपर पानी यूटिलाइज़ यूज़ करने के लिए दिया जाएगा। अमृत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में की गई थी। यह मिशन आवासन और शहरी, क्या यार, आवास और शहरी है। यह मिशन आवास और शहरी, पता नहीं कैसे ही लिखा है, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत चलाया जाता है। ठीक है, किसके तहत? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत। राजस्थान अमृत मिशन के तहत राज्य वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजनाओं के तहत स्कूलों और छात्रों का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो हमारा ये समग्र शिक्षा जो अभी हम पीछे देख कर आए हैं, तो इसमें इसमें एक ये भी चीज़ है कि जो है आपके स्कूल हैं और जो हमारे छात्रावास हॉस्टल्स हैं, यानी कि उनका नाम बदलकर किसके नाम पे? जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं उनके नाम पे कर दिया जाएगा। ठीक है, उनके नाम पे हमारा कर दिया जाएगा। ठीक है, समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य आपने, हम एसडीजीज तो पढ़े होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 के अंदर क्या है, हमारा एजुकेशन की बात होती है, शिक्षा की बात की जाती है, यानी कि आपको समावेशी और अच्छी गुणवत्ता वाला शिक्षा को उपलब्ध कराना है लोगों को, बच्चों को। इस योजना के तहत 3 योजनाएं शामिल हैं। एक आपका सर्व शिक्षा अभियान है, एक हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, और एक आपका शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम है। ठीक है, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस नीति के तहत केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 5 वर्षों तक 4500 मेगावाट की कुल बिजली खरीद के लिए एक योजना आरंभ की थी? तो आपकी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, इसने एक स्कीम लॉन्च किया था। इस स्कीम का उद्देश्य था कि हम क्या है, आपका बिजली खरीदेंगे। ठीक है, कब? 5 वर्षों के लिए।
तो ये जो है हमारा पावर पॉलिसी, ठीक है, इसका नाम है पावर पॉलिसी, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया था। ठीक है? ताकि क्या है कि हमारी जो बिजली की कमी होती है, बिजली की आपूर्ति ढंग से हो पाए, अच्छे से हो पाए, लोगों को बिजली की कटौती जैसी समस्याओं से ना जूझना पड़े, इसका काम ये था। ठीक है? शक्ति नीति का उद्देश्य बिजली की कमी को का सामना कर रहे राज्यों में उत्पादन बढ़ाना तथा बिजली संयंत्रों की क्षमता को बढ़ाना है। गर्मियों के टाइम में ऐसा बहुत होता है, बिजली कट रही है, क्योंकि आपको पता है हम इलेक्ट्रिसिटी मेनली किससे जनरेट करते हैं? मेनली हम किससे? कोयला से जनरेट करते हैं, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि कोल की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है, इस वजह से भी आपकी लाइट कटती रहती है, तो बहुत दिक्कत होती है गर्मियों में। तो बेसिकली इसका काम यही है। और क्या है, पीएफसी का कंसल्टिंग लिमिटेड इस नीति के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट है माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन-सी भारत में सूक्ष्म वित्त यानी कि माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की पहल नहीं है? ठीक है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बिल्कुल भई फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है? माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड लोगों को लोन देने की बात अभी हम देख कर आए थे। ई-शक्ति इनिटिएटिव, ई-शक्ति पहल, ये भी आपकी इसी से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा इंडिया माइक्रो फाइनेंस एडिक्विटी फंड, नाम में ही है हमारा, लेकिन प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, ये क्या है? ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि ये माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है। प्रधानमंत्री जन धन योजना कही तो बैंक में आपके खाते खुलवा रही है ना? बट बहुत सारे लोगों को इससे कन्फ्यूज़न भी हुआ होगा, ठीक है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करें, ये 2014 15 अगस्त को शुरू की गई थी और इसकी जो है हमारा लोकार्पण की बात या शुभारंभ बोलें, वो कहाँ, लाल किले से, और कब, 28 अगस्त 2014 को किया गया था। इस योजना के तहत लोगों को किफ़ायती दरों पर बैंकिंग, बचत जमा खाते, ऋण, बीमा, पेंशन जैसी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति जीरो बैलेंस के साथ खाता खोल सकता है। कि अभी क्या होता है कि बहुत सारे बैंक अकाउंट में है कि मिनिमम इतना बैलेंस तो आप लेके चलो, आपके में पड़ा ही रहना चाहिए, नहीं तो क्या है, पैसे कटने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मेरा भी एक बैंक बैंक अकाउंट है, पिछले पिछले साल उसने मेरे 1800 रुपये काट दिए थे। उस दिन के बाद से ना मैंने उसमें एक पैसा डाला है और ना मैंने उस अकाउंट को बंद करा है। अब तो पता नहीं है, मुझे डर लग रहा है कि मैं किसी दिन बंद करवाने उसको जाऊँगी तो वो ये ना बोले कि ये जो आपका टैक्स लगा है मिनिमम बैलेंस ना रखने की वज़ह से, पहले ये दो और फिर बंद करो, नहीं तो बहुत हो गया होगा फिर तो। ठीक है? तो इसमें क्या है कि खाता धारकों को रुपए कार्ड मिलता है, जिस पर 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी कवर होता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का 1 सप्ताह में सर्वाधिक बैंक खाते खोलने के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम शामिल हुआ था। ठीक है, कि एक दिन में सबसे ज़्यादा बैंक के अकाउंट खुलवाए थे इस खाते के तहत लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जनधन योजना का निम्नलिखित में से किस उपलब्धि का कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था? अभी देखा था हमने, फॉर ओपनिंग मोस्ट बैंक अकाउंट इन अ सिंगल डे, सॉरी, सिंगल डे में नहीं था वो, सिंगल सप्ताह में था, एक वीक में, मैंने गलत बोल दिया। फॉर ओपनिंग मोस्ट बैंक अकाउंट इन अ फोर्टनाइट नहीं, इन अ वीक, हाँ एग्जैक्टली, फॉर ओपनिंग द मोस्ट बैंक अकाउंट्स इन अ वीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गरीब कल्याण रोजगार अभियान का हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गरीब कल्याण रोजगार अभियान का हिस्सा है? ओके, ओके, बिहार होगा एक तो। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो मतलब रोजगार मुहैया कराता है, इसका हिस्से की बात करें तो हमारा एक तो बिहार है, ठीक है, बिहार बाकियों में नहीं दिया है, हाँ, और एक साथ ही हमारा मध्य प्रदेश है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब एक बार इस योजना के बारे में भी देख लेते हैं। तो बिहार और मध्य प्रदेश के साथ-साथ भी आपके झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्य भी हमारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान का हिस्सा है। ठीक है, और इस अभियान की शुरुआत आपकी 2020 में 20 जून को की गई थी, जिसका उद्देश्य है कि गांव में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसर को बढ़ाना है। यानी कि बेसिकली बात कर रहा है कि जब हमारा आपका कोविड आया था, कोविड आने के बाद जो लोग बाहर काम कर रहे थे वो अपनी जगहों से वापस लौट के अपने गांव, अपने शहर गए थे, तो अब वो जब वापस आए हैं तो क्या है, ठीक है, जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको रोजगार दिया जाएगा, उनको आजीविका के साधन प्रोवाइड मुहैया कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना 18 से 50 वर्ष के आयु वर्गों के लिए 436 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर उपलब्ध है? ठीक है, और
किसी भी कारण से बीमा धारक की मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपए का जोखिम कवरेज आपको दिया जाता है। ठीक है? तो हमने एक योजना देखी थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, तो ये योजना इसके तहत आती है। ठीक है? इसका काम है कि आपको क्या है, आपको क्या करना है कि जो लोग हमारे 18 से 50 वर्ष की आयु के बीच में लोग हैं, ये क्या करेंगे कि आपको ₹436 क्या है हर साल वार्षिक प्रीमियम देना होगा। और किसी भी कारण से अगर आपकी जैसे मेरे नाम पे बीमा है, किसी और के नाम पे बीमा है, किसी भी कारणवश अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, वो चल बसता है, तो ऐसे में क्या है ये 2 लाख रुपए तक का बीमा प्रोवाइड कराएगी। ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हाँ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जीवन बीमा ज्योति योजना। ये कब शुरू की गई थी? 9 मई 2015 को। भाई जब से आपकी बीजेपी की सरकार आई है ना, भर-भर के आपकी योजना स्कीम्स आई हैं हर सेक्टर में। 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। यह योजना 18 से 50 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिकों के लिए ऑब्वियसली और के विदेश के नागरिकों को होगी। इस योजना में शामिल होने के लिए आपको किसी पीएमजेजेबीवाई योजना से जुड़े बैंक का चयन करना होगा और ज़्यादातर सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक और कुछ निजी क्षेत्र बैंक, इसके पर मत ध्यान दो। कोई व्यक्ति यदि 50 साल से पहले इस योजना में शामिल होते हैं, तो 55 साल की उम्र तक इसके फ़ायदे का लाभ वो ले सकते हैं। इस योजना के तहत किसी भी कारण मृत्यु होने पर आपका किसी भी कारण मृत्यु हो, 2 लाख रुपए का आपको जीवन बीमा कवर दिया जाता है और प्रीमियम प्रति सदस्य कितना होगा? ₹436। एक व्यक्ति को ₹436 अपना देना होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के कितने वर्ष के आयु के लिए है। तो अभी हमने देखा 55, 18 से 18 से हमारे 50 वर्ष के लिए। ठीक है, 18 से आपके 50 वर्ष के आयु तक के लिए। अगला है भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजना पीएम गति शक्ति में कितने घटक शामिल हैं जिन्हें इस परियोजना का इंजन कहा गया है। ठीक है, मतलब कि एक सेकेंड इंग्लिश में देखते हैं। हाउ मैनी कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट पीएम गति शक्ति। ठीक है, लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द एम ऑफ रिवॉल्यूशनाइजिंग इंडियाज बेसिक फ्रेमवर्क विच आर रिफर्ड एज इंजन ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, ठीक है। तो इस परियोजना के घटक की बात करें तो इसमें हमारे कितने लगभग आई थिंक 7 घटक शामिल हैं। ठीक है, और इसका क्या है कि इंडिया जो है हमारा देश है उसको रिवॉल्यूशनाइज करना है। गति शक्ति से ही आपको समझ में आ रहा होगा हमारे देश में जो आपका सॉरी, जो आपका बुनियादी ढांचा है उसको आपको मजबूत बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाना है, आर्थिक वृद्धि को लेकर आना है। ठीक है, पीएम गति शक्ति के 7 घटक हैं आपके, जैसे रेलवे हो गया हमारा, सड़क हो गया, बंदरगाह, जल मार्ग, हवाई अड्डे, लॉजिस्टिक्स और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, और इस योजना के तहत 16 मंत्रालयों को एकीकृत किया गया। इन मंत्रालयों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया है ताकि वे एक साथ काम कर सके। और ईयर और याद रख लेना कि ये कब शुरू की गई थी, और ये आपकी 2021 में हमारा शुरू की गई थी। कितना? 2021 में। 2021 में, जिसका है कि जितना भी हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और मजबूत बनाना है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को कब मंजूरी दी गई थी? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात करें, इसको 2013 में मंजूरी दी गई थी। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, ये शब्द याद रखना, शहरी स्वास्थ्य मिशन 1 मई 2013 को मंजूरी दी गई थी। मुख्य कार्यक्रम संबंधी घटकों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रजनन, मातृ, नवजात बाल और किशोर स्वास्थ्य तथा संचारी एवं गैर संचारी रोगों के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना हमारा इसमें शामिल है। ठीक है, एनएचएम न्याय संगत, सस्ती और गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तथा सार्वभौमिक पहुंच की परिकल्पना करता है। जो लोगों की, ये सेकंड पॉइंट नहीं है ऐसा कुछ याद रखने वाला। पहला याद रख लो कि इसका हमारा काम क्या है। शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013 में शुरू हुआ था। ठीक है, और तारीख भी रखो तो रख लो 1 मई को, और इसमें क्या है हमारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रजनन, मातृ, नवजात बाल और किशोर अवस्था तक संचारी और गैर संचारी रोगों के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना है। अटल पेंशन योजना योजना में लाभार्थी बनने के लिए आयु मानदंड क्या है?
ये भी आपकी भारत सरकार ने अटल पेंशन योजना शुरू की गई है। ये भी आपको जो है सब आप 60 वर्ष के हो जाओगे तो आपको क्या है पेंशन प्रोवाइड करेगा और उससे पहले आपको प्रीमियम भरना पड़ता है। ठीक है? तो वो 18 से 40 वर्ष तक के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। शामिल हो, अपनी किस्तें भरो, फिर आप जब बुढ़ापा आएगा तो आपको पैसा मिल जाएगा। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। यह योजना भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, मुझे वो ज़्यादा बोलना सही लगता है कि आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यही बोला करो। ठीक है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। लाभार्थी का एक बचत बैंक खाता डाकघर बचत बैंक में आपका होना चाहिए। ठीक है? तो आपको क्या है पैसा मिलेगा, पहले आप 18 से 40 वर्ष के लोग जो हैं उसमें शामिल हो जाओ, ठीक है? प्रीमियम भरो। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सी सरकारी योजना भारत में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है? ठीक है? युवाओं को क्या है ट्रेनिंग देगी ताकि वो अपना मतलब ट्रेनिंग लें, कोई ऐसा अपने अंदर एक कला विकसित, कला नहीं बोलेंगे यार, क्या बोलते हैं? अपने अंदर कोई ऐसा टैलेंट विकसित कर पाएँ कि आगे चल के उसके बेसिस बलबूते पे आप अपने आजीविका को सुनिश्चित कर सको। ठीक है? अपना करियर बना सको। तो ऐसा कुछ प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो नाम में ही है हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कल भी देखी थी हमने ये, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और ये 2015 में आरंभ की गई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी सच्चाई बताऊँ क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत मेरे नोन में कॉलेज है, वहाँ पे क्या है मतलब बहुत सारे वही कॉलेज के बच्चे थे जो ट्रेनिंग ले रहे थे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स में। अब उनको आना था, उनकी अटेंडेंस ज़रूरी थी क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी जा रही मतलब सीखोगे ना, अब यही तो ट्रेनिंग का मकसद है। लेकिन उनको चाहिए था सिर्फ़ सर्टिफ़िकेट, तो पता है क्या जो सिलिकॉन नहीं होता, सिलिकॉन के भाई उन्होंने अपने अंगूठे बनवा दिए थे। सोचो मतलब सिलिकॉन उसमें आपको बायोमेट्रिक होती है आपकी अटेंडेंस के लिए, बायोमेट्रिक अगर बायोमेट्रिक पूरी नहीं है तो आपको वो सर्टिफ़िकेट नहीं मिलेगा। और उस सर्टिफ़िकेट के बेसिस पे आपके इंटरव्यूज़ होते हैं और फिर जाके आपको जॉब मिल जाती है। ठीक है? तो वो सिलिकॉन के अंगूठे बनवा दिए थे। ठीक है? तो वो बच्चा क्या है वहाँ पे एक इंसान बैठ के ऐसे करके उनको प्रेस करता था। उसपे प्रिंट आ गया आपके अंगूठे का जो भी छापा है, तो उससे आपकी अटेंडेंस हो रही है, बस आपको क्या है वहाँ से सर्टिफ़िकेट लिया और चलते बने। कोई नहीं आता था ट्रेनिंग-व्रेनिंग लेने। ठीक है? तो पीएम केवाईसी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है, जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। यह इस योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है, जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद करेगा। बट हमारे देश के लोग कोई भी ऐसा प्रशिक्षण लेना ही नहीं चाहते, नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? अभी अभी देखा 2015 में आरंभ की गई थी। वही है, आपको क्या है प्रशिक्षण देना है कौशल का। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान किस सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान, ठीक है, तो जल क्रांति अभियान जो है ये आपका जो है हमारा सेंट्रल सेक्टर एक प्रोग्राम था और ये भारत सरकार ने ही आपका शुरू किया था। किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जल क्रांति अभियान की शुरुआत की थी। ठीक है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने जल सुरक्षा और जल संरक्षण पहलुओं पर जागरूकता पैदा करने के लिए जल क्रांति अभियान शुरू किया था। इस अभियान के तहत कुल 674 जिलों में 1348 गांवों की पहचान की गई, जिनमें 1001 गांवों को देश में जल ग्राम के रूप में चुना गया। ठीक है, जो जल ग्राम के रूप में चुना गया था कुछ गांवों को, कितने? 1001। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी योजना कार्यक्रम माइक्रो फाइनेंस प्रकार की पहल से संबंधित है? ठीक है, माइक्रो फाइनेंस की जो बात कर रहे हैं, कौन सी योजना कार्यक्रम माइक्रो फाइनेंस प्रकार की पहल से संबंधित है? ठीक है, पहला है हमारा इंदिरा क्रांति फर्स्ट प्रोग्राम, अगर देखें इसको ये तो नहीं है, जीविका प्रोजेक्ट भी नहीं है। अगर उज्ज्वला योजना याद है आपको, उज्ज्वला योजना,
ठीक है? उज्ज्वला योजना क्या करती है ये? उज्ज्वला योजना में के तहत जो आपके हमारे घर में, गाँव में माताएँ-बहनें क्या होती हैं आपको पता है कि चूल्हा-चौका बस इसी पे हमारा रोटी बनाती हैं, ठीक है? तो जब हम उसमें ईंधन जलाते हैं तो उससे आँखें जलना, लंग्स की डिज़ीज़ हो जाना, लंग्स इन्फेक्शन ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो उसी के तहत हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उज्ज्वला योजना लेकर आए थे, जिसके तहत क्या है उनको गैस चूल्हा हो गया और सिलेंडर हो गया, ये मुहैया कराया जाएगा। ये ताकि वो गैस चूल्हे पे अपना खाना बना पाएँ, पॉल्यूशन भी कम होगा इससे और दूसरी चीज़ क्या है कि आपकी स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, तो 2 चीज़ इससे एक एक तीर से 2 निशान है। बट वही चीज़ है ना कि एक बारी आपने सिलेंडर दे दिया, ठीक है, आपने गैस दे दी, चूल्हा हमेशा रहेगा, सिलेंडर हर महीने या 2 महीने में भरवाने के पैसे कहाँ से आएँगे भई? वो भी तो दिक्कत है ना। तो वही है ना, योजना तो बन गई, सारी चीज़ें होंगी और सिलेंडर भाई कितने अभी 900 साढ़े 900 कुछ ऐसा है। एक टाइम पे तो 1400-1500 हो गया था सिलेंडर, तो उस टाइम पे इस योजना को बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया गया था। ठीक है, तो क्या आपका उज्ज्वला योजना और ये 2016 में हमारी शुरू की गई थी, ये जगह याद रख लेना कहाँ से हमारी बलिया, उत्तर प्रदेश के आपके बलिया से। इसका उद्देश्य भारत में गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं बीपीएल वाले परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक सामाजिक कल्याण योजना है। इंदिरा क्रांति प्रथम कार्यान्वयन वर्ष 2005 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ये क्या है? इस प्रोग्राम की बात कर रही है, खुद से पढ़ लेना। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन-सा भारत सरकार की राष्ट्रीय पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति 2007 का उद्देश्य नहीं है? ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट पॉलिसी जो 2007 में आई थी, उसका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू की गई थी, उसके तहत कौन-सा उसका एक उद्देश्य नहीं है, उसका एक मोटो नहीं है। ठीक है? तो देखते हैं। इंटीग्रेट रिहैबिलिटेशन हिंदी में पढ़ती हूँ, विकास योजना और कार्यान्वयन प्रक्रिया में पुनर्स्थापन संबंधी मुद्दों को समाहित करना, ये बिल्कुल ठीक है, ये इसका एक उद्देश्य था। नेक्स्ट है विस्थापन को कम करने के लिए यानी कि रिहैबिलिटेशन जो हमारा विस्थापन समझ आता है, जो हमारे डिस्प्लेस हो जाते हैं पीपल अपनी जगहों से, विस्थापन को कम करना और जितना संभव हो सके गैर विस्थापन या कम से कम विस्थापन वाले विकल्पों को बढ़ाना देना। मैंने बोला ना, बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बिल्कुल ठीक है। अगला है हमारा बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना, प्रभावित परिवारों को स्थायी आय प्रदान करने के लिए एक ठोस कदम उठाना, ये वाला भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगला देखते हैं। पुनर्वास की परवाह किए बिना पुनर्स्थापन पर अधिक से अधिक ध्यान देना। अब देखो इसने बोल दिया यार कि परवाह किए बिना, ये अपने आप में नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं हो गया कि विदाउट, नॉट, अगर जहाँ पे आपको आ जाए विदाउट, ठीक है, कुछ कीवर्ड्स बता रही हूँ आपको, नॉट आ जाए, कैन नॉट आ जाए, एवर आ जाए, नेवर आ जाए, ऑल आ जाए, नन आ जाए, मतलब ये कुछ कीवर्ड्स हैं, अगर ऐसे आपको स्टेटमेंट्स में दिख जाएँ, अब यहाँ पे फिर वही आ जाता है, ये 80% ही, मैं तो 80 ही बोलूँगी, 90 भी नहीं बोलूँगी। ये 80% केसेज़ में ऐसा होगा कि इन जनरल इन 80% केसेज़ ऐसे स्टेटमेंट जिनमें इन कुछ शब्दों का प्रयोग हो, वो आपके गलत ही होते हैं। ठीक है? अब ये विदाउट मतलब ऐसा कुछ नेगेटिव सेंस नहीं दे दिया इसने, तो ये वाला ही स्टेटमेंट है जो हमारा इसका क्या था, इसका आपका उद्देश्य नहीं था, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। पुनर्निर्वास और पुनर्स्थापन विधेयक 2007 के तहत भूमि अधिग्रहण, खरीद या किसी अन्य अनैच्छिक विस्थापन के कारण विस्थापित लोगों को मुआवजा प्रदान किया जाएगा और राष्ट्रीय पुनर्निर्वास नीति 2007 के अनुसार विस्थापन लाभ के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 3 वर्ष तक निवास करना आपका आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है? Which of the following scheme aims to provide an integrated poverty validation solution for रूरल इंडिया? मतलब ये पॉवर्टी से रिलेटेड है कि जो आपके ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी गरीबी है, ठीक है, गरीबी है उसका समाधान प्रदान करना है। ये कौन सी हमारा आपका किस योजना का उद्देश्य था? तो योजना एक है हमारी स्वामित्व योजना। तो स्वामित्व योजना भारत सरकार ने इसी उद्देश्य के साथ आपका शुरू की गई थी और ये योजना हमारी 2020 में 2020 में शुरू की गई थी।
स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनकी ज़मीन का मालिकाना स्वामित्व प्रदान किया जाएगा। ठीक है, गाँव के लोग जो है, जो उनकी ज़मीन है, उनका स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। इस योजना के तहत 24 अप्रैल 2020 और इस योजना के तहत ड्रोन सर्वेक्षण तकनीकी का इस्तेमाल करके ज़मीन का मानचित्र बनाया जाएगा। इसके बाद संपत्ति के मालिकों को स्वामित्व कार्ड जारी किया जाता है। ठीक है? मतलब कि जो आपकी कोई संपत्ति है, अब गाँव में क्या है देखो ना, संपत्ति शुरू से हम लोग आपके पास है, कहीं आप रह रहे हो, कहीं आप खेती कर रहे हो, आपके पास चले आ रहा है, कोई कागज़ नहीं होता था उस टाइम पे, क्या नहीं होता था, तो कोई भी आपकी ज़मीन हड़प लेगा, कुछ कर लेगा। तो इस योजना के तहत क्या किया कि आपको कार्ड दिए जाएँगे कि हाँ, ये ज़मीन आपसे ही बिलॉन्ग करती है अब से। इस प्रकार से आपको स्वामित्व कार्ड जारी किए जाएँगे जो मालिक हैं किसी भी संपत्ति के। इस योजना के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं, जैसे ग्रामीण नागरिकों को वित्तीय स्थिरता देना, ग्रामीण क्षेत्रों में सटीक भूमि अभिलेख तैयार करना, संपत्ति कर निर्धारण करना, संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना कि भई ये मेरी है, तुम्हारी है, ऐसे आपस में लड़ते रहते हैं। एक-एक फीट के ऊपर जब फीट तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, ठीक है? 1-1 सेंटीमीटर की तुम इधर ज़्यादा आ गए हमारा खेत, भाई बहुत झगड़े रहते हैं। देखा ही होगा कितने तो मर्डर हो जाते हैं, खेतों में गोलीबारी चल जाती है और कितने परिवार के परिवार खत्म हो गए। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, नाबार्ड द्वारा 2015 में कृषि और गैर कृषि गतिविधियों दोनों में दोनों लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। मतलब नाबार्ड ने 2015 में कृषि मतलब फार्मिंग और आपके नॉन फार्मिंग जितनी भी हमारे क्या है लाइवलीहुड है उसको इंक्रीज करना है एग्रीकल्चर के थ्रू भी और आपके नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के थ्रू भी। तो ये किसने शुरू किया? ये था हमारा, ये आपका एलईडीपी। एक बार इसकी फुल फॉर्म देख लें, क्या एलईडीपी मतलब वो शॉर्ट फॉर्म्स आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो एलईडीपी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आसपास के गांव में कृषि और गैर कृषि गतिविधियों में लगे स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के उद्देश्य सदस्यों की आजीविका को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के तहत आपका एसएचजी सदस्यों को कौशल निर्माण, लिंकेज सहायता और अनुरक्षण सेवाएं दी जाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नाबार्ड्स ई शक्ति प्रोजेक्ट। नाबार्ड ने जो ई शक्ति प्रोजेक्ट हमारा शुरू किया उसके संबंध में कौन से कथन आपके सही हैं? ठीक, पहला है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू डिजिटाइज द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा ऑफ ऑल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। यानी कि इस परियोजना का उद्देश्य सभी स्वयं सहायता समूह और आपका वित्तीय और गैर वित्तीय डाटा का अंकीकरण करना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। अब इसमें भी देख रहे होगे आप ऑल लगा हुआ है, तो कुछ नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में ही तो बता रहा है। ऐसा ऑल बहुत एक्सट्रीम वाला स्टेटमेंट नहीं हो जाता ये। इस परियोजना का उद्देश्य किसानों के बीच डिजिटल भारत में जागरूकता पैदा करना है। बिल्कुल ठीक है। अगला है, यह परियोजना नाबार्ड द्वारा मार्च 2015 में शुरू की गई थी। मैंने बताया था कि ज़्यादा डेट फैक्ट्स और ये सब डाल दे तो चांसेस रहते हैं कि वो गलत होगा। तो ये हमारा 3 स्टेटमेंट जो है आपका क्या है? तीसरा वाला स्टेटमेंट जो है गलत होगा, लेकिन इस वाले केस में वो गलत नहीं है, ये हमारा ठीक है। ठीक है, तो पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, एक सेकंड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डिजिटल इंडिया अमंग फार्मर्स। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है, मैंने भी पढ़ने में गलती कर दी, हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है ये आपका गलत है। ठीक है, पहला ठीक है, तीसरा ठीक है और हमारा दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। और ई शक्ति परियोजना 15 मार्च 2015 को 2 जिलों झारखंड और रामगढ़ तथा महाराष्ट्र के धुले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई थी और ये मेनली सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड है, स्वयं सहायता समूह से। इनके डिजिटीकरण के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का एक पायलट परियोजना है कि इसमें बोल दिया इसने फार्मर्स, तो फार्मर्स से इसका उद्देश्य, इसका मतलब किसान जो है इसके उद्देश्यों में शामिल नहीं है। नाबार्ड का पूर्ण रूप नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इसकी स्थापना टीबी रमन समिति की अनुशंसा पर 12 जुलाई 1982 में की गई थी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नाबार्ड ने पहली बार ई शक्ति परियोजना शुरू की थी? ठीक है, तो नाबार्ड ने पहली बार ई शक्ति परियोजना किस राज्य में शुरू की थी? तो वो पहला राज्य था हमारा झारखंड और महाराष्ट्र। सबसे पहले यहीं पे आपकी ई शक्ति लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वदेश दर्शन 2.0 योजना का एक उद्देश्य है? स्वदेश दर्शन 2.0 योजना का कौन सा एक उद्देश्य है? देखते हैं। प्रमोटिंग लोकल आर्ट एंड कल्चर, नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर से एक्चुअली रिलेटेड है। इंक्रीजिंग कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर, ये भी नहीं है। प्रोवाइडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग टू यूथ, ये भी नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाता है। इंक्रीजिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज। ठीक है, पर्यटन और आपका अतिथि सेवा में निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना, इसका काम है किसका? स्वदेश दर्शन का। स्वदेश दर्शन 2.0 का वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ पर्यटन स्थल के रूप में भारत की पूरी क्षमता का उपयोग करके आत्मनिर्भर भारत को बनाना है। इस योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय ने देश के 57 गंतव्यों को अधिसूचित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस परियोजना का उद्देश्य तटवर्ती भागों से लगे हुए राज्यों की सड़कों का विकास सीमावर्ती भागों के छोटे छोटे बंदरगाहों को जोड़ना है? विच स्टेट एम्स टू कनेक्ट बॉर्डर एरियाज ऑफ द स्मॉल पोर्ट्स बाय डेवलपिंग रोड इन स्टेट एडजस्टेंट टू कोस्टल रीजन? ठीक है, मेनली आवागमन को ये बढ़ाएगा, जो हमारे बॉर्डर एरिया हैं जो और आपके कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे। तो ये जो है इसका काम है भारतमाला परियोजना। सुना होगा आपने भारतमाला परियोजना। ठीक है, तो 2015 को ये शुरू की गई थी, 31 जुलाई। यह परियोजना भारत में चौड़ी और बड़ी। अब यहाँ से एक चीज़ और आप देख सकते हो, इतनी सारी मैंने योजनाएं आपको बता दी। आप सच बताना, मोर देन 50% योजना, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मोर देन 50% योजनाएँ आपकी कब शुरू की जा रही हैं? 2015, 16 ऐसे करके, ठीक है? जब आपकी सरकार आई थी। यह परियोजना भारत में चौड़ी और बड़ी सड़कों और हाईवे बनाने के लिए केंद्र सरकार की पहल है, ठीक है? मतलब ये वैसे बड़ी परियोजना है, लेकिन उसका एक एक उसके अंदर ये भी आता है, उद्देश्य ये भी शामिल है, तो ऐसा नहीं है, ये एक उसका कॉम्पोनेंट है। सेतु भारतमाला योजना की बात करें इसकी, सेतु की, तो ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षित और निर्बाध यात्रा के लिए पुलों का निर्माण का एक कार्यक्रम है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ये प्रमुख शहरों को राजमार्गों के नेटवर्क के माध्यम से जोड़ती है, जिसमें आपका दिल्ली हो गया, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। ठीक है, 4 4 हमारे इसमें महानगर शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में गरीब परिवारों को सहाय की मतलब सब्सिडीज दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है? निम्नलिखित में कौन सी सरकारी योजना भारत में गरीब परिवारों को सब्सिडीज दरों पर खाद्यान्न को उपलब्ध कराएगी? तो ये हमारी कौन सी है? ये आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये आपका 2020 में शुरू की गई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, परिवारों को हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज। ठीक है, कितना? प्रति व्यक्ति 5 किलो। और यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सार्वजनिक क्षेत्रों के परिवारों को दी जाने वाली सब्सिडी वाले राशन से अलग है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय की योजना है? तो ये जो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की योजना है। थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, ठीक है? ऐसे याद रख लो कि किसकी बात कर रहा है, ये सांस्कृतिक विरासत की बात कर रहा है, तो कल्चर से रिलेटेड होगा, ऑब्वियस है। ठीक है, तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं का उद्देश्य विभिन्न संस्थाएं, समूह और व्यक्ति भारत की अमूर्त संस्कृति विरासत को, मतलब कि जो हमारे एंशियंट मॉन्यूमेंट्स है, जो हमारी कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उसको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, वो हमको करना चाहिए, और उसको प्रोटेक्ट करना आपका क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी भी है। फंडामेंटल ड्यूटी भी है, और वो उसका आर्टिकल नंबर क्या है? आर्टिकल तो पता ही होगा, फंडामेंटल ड्यूटी का एक ही आर्टिकल है सारियों का, उसका क्लॉज क्या है? ठीक है, ए बी सी डी ऐसे करके। नेक्स्ट है, ये हाँ आपको बताना है, ये कमेंट बॉक्स में।
भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पहल का उद्देश्य आज़ादी के अमृत महोत्सव के जश्न के एक भाग के रूप में देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है? तो हमारी लेकर आए थे प्रधानमंत्री जी मिशन अमृत सरोवर, ठीक है? मिशन अमृत सरोवर जो हमारे देश के 75 वर्ष आज़ादी के पूरे होने की उपलक्ष्य में थे, ठीक है? तो इसमें क्या है, आपके 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना, तो वो था आपका मिशन अमृत सरोवर, ठीक है? कब शुरू किया? 22 अप्रैल सॉरी 24 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया और पूरा करने की तारीख 15 अगस्त 2023 रखी गई थी। ये करंट का क्वेश्चन था एक्चुअली में, और 8 मंत्रालयों का इसमें हमारा योगदान रहा था। अगला सर क्वेश्चन है, भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन रणनीति के एक भाग के रूप में संपर्क विहीन बसावटों को संपर्कता प्रदान करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू द अनकनेक्टेड हैबिटेशन एज अ पार्ट ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन? मतलब ये बेसिकली गरीबी को कम करने की बात कर रहा है। तो ये है हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। क्या है, गांव में आपकी सड़कें बनाई जाएंगी, सड़कों बनाएंगे तो शहरों तक आवागमन होगा एक से दूसरी जगहों पर जाने से, और इसमें भी गरीबी कम होने में कहीं कुछ ना कुछ तो योगदान है। लोग शहर जाके व्यापार कर सकते हैं, सेम डे में जाएंगे, सेम डे में वापस आएंगे, ठीक है? तो ये कब शुरू किया गया था? 25 दिसंबर 2020 को। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, ठीक है? बाकी हाँ, इसमें एक बार देख लेते हैं कि वही हमारा पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित योजना थी ये पहले। बाद में क्या किया गया, पूर्वोत्तर और 3 हिमालयी राज्यों में यह अनुपात 19:10 कर दिया गया तथा अन्य राज्यों में इसको 60:40 ही होता है। ठीक है, कल मैंने बताया था आपको 2 प्रकार की योजना होती है हमारी, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, एक सेंटर सेक्टर। ठीक है, तो जो जो ये है अभी, तो वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, और मेनली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में यही रहता है रेशियो, 60% राज्य की सरकार देती है, 40% केंद्र सरकार देती है। वहीं हिमालयी क्षेत्र हो गए और नॉर्थ ईस्ट हो गए, इनमें ये रेशियो अलग हो जाता है 90/10 का। ठीक है, सॉरी मैं गलत बोल गई। 60% केंद्र की सरकार देती है और 40% आपकी राज्य की सरकार देती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक नव भारत साक्षरता कार्यक्रम यानी कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो इसका काम है इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल्स को प्रोवाइड करना। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फाउंडेशनल को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को प्रोवाइड करना, बिल्कुल ठीक है। बुनियादी शिक्षा पे ये ध्यान देता है। वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट पे भी ये ध्यान देता है। भाई सारे हैं इसके, ठीक है, यानी कि कोई भी इसमें आपका आंसर था ही नहीं इस क्वेश्चन का, ठीक है। और एक्चुअली इसके 5 घटक होते हैं जिसमें मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक महत्वपूर्ण जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल विकास और सतत शिक्षा। तो नोट यही है कि अर्थात प्रश्न के अनुसार कोई भी उसका सही उत्तर था ही नहीं। अगला है, निम्नलिखित में से किस योजना में इनपुटों की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों को विपणन की दृष्टि से बड़े पैमाने पर उत्पादन का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण को अपनाया जाता है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट स्कीम की ये बात कर रहा है, ठीक है। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, ये है इसका स्कीम का नाम, ठीक है। पीएमएफएमई, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना, ठीक है। 2020 में ये शुरू की गई थी, ओके। 29 जून 2020 को इसका शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में मौजूद निजी सूक्ष्म उद्योगों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है, ठीक। और 2020 से 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाएंगे। इतना बजट इसके लिए लागू हुआ है। अगला थोड़ा-सा जल्दी चलेंगे, 6-7 क्वेश्चन है बस। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना के तहत एक स्वयं सहायता समूह को सहायता के रूप में सीड कैपिटल यानी कि सीड कैपिटल बोलते हैं, प्रारंभिक पूंजी के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो प्रारंभिक राशि के रूप में 2,40,000 रुपए, हाँ, 2,40,000 रुपए आपका प्रदान किए जाते हैं। अगला है, भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किशोर लड़कों, जिसमें कि 30 लड़के और रक्तअल्पता के
उच्च प्रसार, इंग्लिश में देखते हैं यार। इन विच ईयर डिड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ इंडिया लॉन्च द वीकली आयरन एंड फोलिक सप्लीमेंट? ठीक है, आयरन एंड फोलिक, जिन लोगों में खून की कमी होती है उनको आयरन एंड फोलिक सप्लीमेंट दिए जाते हैं ताकि बॉडी में खून की मात्रा बढ़ जाए। इस प्रोग्राम को तहत टू टैकल दी चैलेंज ऑफ हाई प्रिवलेंस एंड इंक्रीज ऑफ एनीमिया, एनीमिया के केसेस बहुत ज़्यादा हैं हमारे देश में, किसके बीच में, आपके 30 वर्ष के जो आपके बच्चे हैं उनके बीच में। और एनीमिया लड़कियों में तो बहुत कॉमन होता है क्योंकि हर मंथली आपका ब्लड जाता है पीरियड्स में, तो जिसकी वजह से वैसे ही ब्लड की डेफिशिएंसी, एनीमिया इज मोस्ट कॉमन। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा, इंडिया हो गया, अफ्रीकन नेशन हो गया, यहाँ पे वुमेन्स के अंदर एनीमिया बहुत ही कॉमन है। ठीक है, तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, कब शुरू किया गया था? तो ये था आपका 2012। ठीक है, क्या 2012 में। साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरण सप्ताह में आपको गोली दी जाएँगी इसकी, और आप लोगे उसको ताकि एनीमिया खत्म हो सके। इस मिशन के लक्षित समूह की सरकारी सहायता प्राप्त नगर पालिका और स्कूलों में नामांकित कक्षा 6 से 12 तक स्कूल जाने वाले किशोर लड़कों, लड़कियों तथा स्कूल ना जाने वाले भी शामिल हैं, घर पे देने आती थी। जो हमारी आशाएँ होती हैं गाँव में, वो आपको घर पे देने, ऐसे ही हमारा कैल्शियम की टैबलेट्स भी दी जाती हैं। और पेट में जो कीड़े होते हैं उसकी भी टैबलेट्स दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों के लिए कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और सांख्यात्मक योग्यता प्रदान करने के लिए 2021 में शुरू की गई योजना का नाम बताएं। तो इस योजना का नाम है निपुण महाभारत नहीं भाई, क्या बोल रही हूँ मैं, निपुण भारत। निपुण भारत इसका नाम है। ठीक है, तो निष्ठा 2.0 शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो दे रखा है, जिसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। सुगम की बात करें तो सुगम योजना ये दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा में सहायता प्रदान करने से रिलेटेड है। सफल की बात करें तो ये जो है शैक्षिक संस्थानों को गुणवत्ता सुधार करने के लिए है कि सिर्फ एजुकेशन मत दो, गुणवत्ता क्वालिटी पे भी ध्यान दो। और निपुण तो देख ही ली, निपुण का पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर, क्या है यार, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो ये डीपीएसपी की बात कर रहा है, तो मैंने बीच में डीपीएसपी आपसे कहीं पूछ लिया, उनका आंसर कर देना। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, उद्योगों में आपका प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, इससे नहीं है क्योंकि ये आरोग्य की बात कर रही है, हेल्थ से रिलेटेड है। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, नहीं, ये भी हमारा नहीं है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, नहीं, यहाँ पे कहाँ जस्टिस की और हमारी कानूनी सहायता की बात हो गई। यह है राइजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, यानी कि पोषण का स्तर बढ़ाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। तो जितनी भी मैंने बताया था, डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी एक ब्लैंक चेक है, जितना जितना अमाउंट हमारे पास आता जाएगा हम भरते जाएंगे। तो डीपीएसपी में जो भी चीज़ लिखी हुई है, जो भी हमारे उद्देश्य है, समय समय पे योजनाओं के तहत गवर्नमेंट उनको इम्प्लीमेंट करती रहती है। ठीक है, तो ये खुद से पढ़ लेना एक बारी। अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने दृष्टि के अधिकार के उद्देश्य से दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए नीति लागू की गई है, की थी? ठीक है, तो किसने, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा राजस्थान, ये एक्चुअली एक स्टेट की इसकी 13 जनवरी, और ये 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इसको शुरू किया गया था। इस नीति के तहत जो हमारे अंधेपन की दर है उसको कम करना और दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों को जीवन में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम सरकार उठाएगी। सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आपके केराटोप्लास्टिसिटी सेंटर और आपके आई बैंक अनिवार्य रूप से चलाए जाएंगे। सभी जिलों में स्वैच्छिक संगठनों ट्रस्टों अस्पतालों और धर्मार्थ संस्थाओं के साथ मिलकर दृष्टि दोष उन्मूलन के लिए काम किया जाएगा। अगला है, हरियाणा में चिराग योजना के तहत निजी स्कूलों में नामांकन के लिए सरकारी स्कूल के विद्यार्थी और अभिभावकों के लिए वार्षिक आय की सीमा क्या है? तो हरियाणा की ये योजना है,
ठीक है, इसमें रखा गया है क्या लेस देन 1.8, उतना आपको इम्पोर्टेंट नहीं है ये ऑनेस्टली बताऊँ तो। ठीक, तो इसीलिए मैं इन पे ध्यान नहीं दे रही, जस्ट आंसर देखते जाओ। भारत की किस राज्य सरकार ने राज्य की बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की थी? तो इस योजना की बात करें, ये हमारे असम ने की थी। स्वनिर्भर नारी योजना ये असम की एक योजना है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 19 जुलाई हमारी 2012 को। ठीक है? और जो स्टेट की योजनाएँ रहती हैं मेनली उसमें उसका उद्देश्य पूछ लेता है, ईयर तो नहीं पूछेगा वो, और आपका क्या पूछेगा कि ये योजना है, ये किस स्टेट ने हमारी लेकर आई है। तो एक नज़र इसमें डालते हुए चलिएगा करंट अफ़ेयर्स में। इसमें बहुत पुरानी योजनाएँ आपसे नहीं पूछता है। इस योजना का उद्देश्य बिना किसी बिचौलिए के स्वदेशी बुनकरों को मदद करना और उनके पारंपरिक हस्त निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देना है। अगला है मुख्यमंत्री लाडली बहना, ये काफ़ी फेमस योजना है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अनुसार निम्न में कौन-सा एक सही पात्रता नहीं है? ठीक है, ये महिलाओं बहनों से हमारी संबंधित है। लाडली बहना की बात करें तो ये जो है इसमें कौन-सा संबंधित नहीं है बोल रहा है पात्रता द एनुअल फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 4.5 लाख, नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हो गई, ये नहीं है हमारा। ओनली मैरिड एंड विडो और डाइवोर्स वुमेन कैन बी कैंडिडेट। ठीक है, कि जो आपकी क्या है मैरिड हैं, जो हमारा विडोज़ हैं और आपका डाइवोर्स वुमेन है, वही इसकी कैंडिडेट हो सकती है। ठीक, अब इसमें ओनली आ गया, अब 80% वाला यहाँ पे रूल सही नहीं होगा। एक्चुअली में ये जो है मैरिड विडोज़ और डाइवोर्स वुमेन के लिए ही है। बीइंग रेज़िडेंट ऑफ मध्य प्रदेश इज़ नेसेसरी, बिल्कुल मध्य प्रदेश की योजना है तो मध्य प्रदेश का होना आपको ज़रूरी है, और आपकी जो उम्र है वो 23 से 60 वर्ष की होनी चाहिए। ऑप्शन ए हमारा जो है वो रॉन्ग है। ठीक है? तो क्या है 23 से 60 वर्ष, और जो है आय की बात करें तो परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से आपका कम होनी चाहिए। ओके? तो ये हमारा ठीक है, बस खत्म हो जाते हैं हमारे यहाँ पे क्वेश्चन। तो आज का टॉपिक, आज की क्लास हमारी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक रहेगा आपका वो है हमारा इम्पोर्टेंट डेज़। ठीक, जो आपके दिनों से क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो हमारा टॉपिक रहेगा, वो भी ज़्यादा लंबा नहीं है। होप सो कि एक ही क्लास में आपका ख़त्म हो जाएगा। एज़ ऑल यू नो कि आपको जो क्लासेस हैं वो शिवास की किताब से जो भी मैं अभी पढ़ा रही हूँ वो सब इसी किताब का मटेरियल है। जिसके पास नहीं है प्लीज़ गो एंड परचेज़। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग पीडीएफ, बिकॉज़ आई एम होपिंग कि आप सबके पास किताब है। और प्लीज़ ज़रूर से टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो, यहाँ पे क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, जो भी पीडीएफ रहेगी वो मिलेगी, अभी नहीं मिल रही है क्योंकि जस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन है, और वो आप किताब सबके पास होगी तो आप देख ही पा रहे होंगे। एंड अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो, अगर आपको ये हमारा जो इनिशिएटिव आदित्य सर ने और उनकी टीम ने लिया है, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हर वीडियो में एक कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, और बीच-बीच में जो मैं सवाल पूछती हूँ उनको भी कमेंट में लिख दिया करो। ओके? और बाकी अगर पहली बार कोई भी चैनल पे आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, आपकी काफ़ी मदद होगी, आपकी जो जर्नी है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे आप, अभी तो ये जस्ट स्टार्ट है, बार-बार कह रही हूँ, अभी और भी आपके बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए, बेहतरीन चीज़ें आपके लिए और लेकर आई जाएँगी। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका सपोर्ट। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सो दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे क्लास। अगली क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।